हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ और हॉरर स्टोरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने अभी तक आपके साथ जो भी हॉरर स्टोरी शेयर की हैं वो कुछ मेरे पेरेंट्स के साथ, कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कुछ रिलेटिव्स के साथ या कुछ गांव के लोगों ने मुझे सुनाई हैं। वो सभी सत्य घटनाएं मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन आज जो मैं घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो घटित हुई है मेरे बेटे के साथ में। तो घटना ऐसी है कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली और मेरे बेटे की भी पढ़ाई पूरी हुई थी और उसका नया नया जॉब लगा फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद से उसको रोहिणी आना पड़ता था डेली और वो बाइक से आता जाता था। तो फिर बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वो नेताजी सुभाष प्लेस के पास एक घटना घटी कि कोई पतंग उड़ाने वालों ने मांझा जो था सड़क पे छोड़ दिया था और कोई लड़का बाइक से आ रहा था, गला कट गया या कुछ इस तरह की कई घटनाएं घटी। तो हम लोग थोड़ा डर गए थे, तो हमने सोचा कि उसको गाड़ी खरीद के देते हैं। तो हमने उसको एक कार खरीद के दी, तो वो कार से आता जाता था। और दूसरा कारण ये भी था कि अब उसकी नाइट ड्यूटी होने लगी थी और रात को बाइक थोड़ा सेफ भी नहीं लगती थी। तो क्या हुआ कि वो आता था जब घर पे तो तकरीबन 1:30 या 2 या इस तरह से 2:30 तक बज जाता था। 2:30 लेट होता तो 2:30 बज जाता था, नहीं तो वो 1:30 पौने 2 तक घर आ जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने एज़ यूजुअल निकला अपने ऑफिस से और उसका एक अच्छा दोस्त भी बन गया था। पहले तो वो अकेले आता था, फिर बीच में उसको कोई फ्रेंड मिल गया, तो गाड़ी में उसके साथ आता था। वो मेरे ख्याल से पता नहीं नारायणा या करोल बाग कहाँ पर उसको ड्रॉप करता था। तो बहुत खुश था कि चलो आधे रास्ते तक तो कोई मिल गया, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, छोटी सी एज थी और पहली बार गाड़ी में इस तरह से सफ़र करना अकेले, तो डर लगता था रात को। तो कहने लगा, एक दिन क्या हुआ कि वो गाड़ी से अपने फ्रेंड को ड्रॉप करते हुए आ रहा था। तो होता है ना कि जब कोई बेंड आता है तो आदमी साइड मिरर में भी देखता है, सेंटर मिरर में भी देखता है, आगे पीछे देखता है कि कोई दूसरे पीछे से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। तो कुछ दूर अपने फ्रेंड को छोड़ने के बाद जब वो आगे निकला तो एक बैंड सा था। तो कहने लगा, मैंने ऐसे साइड मिरर में देखा और फिर मैंने सेंटर मिरर में जैसे ही देखा तो कहने लगे एकदम फ्रीज हो गया मैं और वो गाड़ी छोड़ के भागा। उसने क्या देखा कि गाड़ी की बैक सीट में एक लेडी बैठी है और उस लेडी ने कपड़े जो पहने हुए हैं वो मेरे जैसे कपड़े पहने हुए हैं। मतलब जो कह रहा था, मम्मी आपका जो ग्रीन कलर का एक सूट है जिसपे ऑरेंज कलर की से एम्ब्रॉयडरी है, वो एग्जैक्टली वही सूट उसने पहना हुआ था। और एकदम से मुझे एक साइड में लगा मम्मी है पीछे, लेकिन फिर जब मेरे को समझ में आया कि अरे ये तो मैं कार में हूँ और पीछे मतलब तेज़ म्यूज़िक सुनता हुआ चलता रहता था वो। कह लगा, जब मैंने एकदम देखा तो मेरा पूरा फ्रीज हो गया बॉडी और गाड़ी वैसी ही छोड़ करके मैं किनारे पर भागा। तकरीबन वो आधा किलोमीटर तक भागता रहा होगा। कह रहा, आगे दिल्ली पुलिस की पीसीआर खड़ी थी। तो कह रहे, मैंने उनको बात बताई तो वो बहुत बड़ा नॉर्मली सुन रहे हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कह रहे मतलब वो कह रहे तो बहुत यूजुअल है, मतलब कई घटनाएं इस तरह की रोज़ चौथे पाँचवें दिन कोई ना कोई सुनाता है, कह रहे हमको। तब कहने लगे कि उन्होंने बोला कहा कि अच्छा, तो वो वाला बैंड पंजाबी बाग से जो इधर के एनएसपी की तरफ को मुड़ते हैं, नेताजी सुभाष प्लेस की साइड में, उस तरफ हुआ। तब वो कहने लगा कि हाँ वो वही वाली जगह थी। तो कहने लगे, उन्होंने बताया कि अरे वो क्रिमेशन ग्राउंड है ना वहाँ पंजाबी बाग में, वहाँ पर शमशान है। वहाँ पर बहुत लोगों को ऐसा नज़र आता है जो लेट नाइट आते हैं, तो अपने साथ माचिस वगैरह, लाइटर या कुछ चीज़ें रखा करो अपने साथ। तो कह लगे, उन्होंने मुझे माचिस दी कि लो माचिस लो और पहले आग वाग थोड़ा बाहर जला करके, मतलब माचिस की तीली जला के ऐसे आग ताप के तब गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर जाना। लेकिन वो कह रहा, मैं तो इतना ज़्यादा डर गया था, मैंने कहा नहीं सर आप चलो मेरे साथ। तो कह लगे, वो हंसने लग गए। तो फिर बाइक में एक ने मुझे पीछे बिठाया और दरवाजे तक, कार के दरवाजे तक वो मुझे पहुंचाया उन्होंने। तो कहने लगे, मैंने देखा कुछ नहीं था गाड़ी में। फिर मैंने माचिस लाई, अपने हाथ ऐसे तापे, तो कहने लगे, नहीं तू जा, कुछ नहीं होता, हम भी आ रहे हैं पीछे से। तो फिर वो गाड़ी वाले काफ़ी दूर तक उसके साथ आए और फिर वो अपने घर पहुंचा। उसने मुझे हमको सारी घटनाएं सुबह बताई, उसने रात को मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर हमारे गुरुजी हैं, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उनको सारी घटना सुनाई।
तब उन्होंने बोला कि बेटा अपने बेटे से कहना कि जब भी घर से अगर रात को बाहर निकल रहे हो, सुबह जब भी घर से निकले तो कवच करके जाया करो दुर्गा का। तो कवच करके जाओगे तो कभी कुछ नहीं होगा। और ये सच बात है। तब से वो हमेशा कवच करके जाता था और उसके बाद कभी उसके साथ कोई घटना नहीं घटी। तो यानी कि ये सब चीज़ें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जो पहले लोग कहते थे कि जब घर से शुभ कार्य के लिए निकलो तो कवच करके निकलो, या जब भी कोई कहीं जाना है, वैसे तो रोज़ ही कवच करना चाहिए, लेकिन कोई खास मौके होते हैं तो ज़रूर कवच करके निकलो तो कार्य अवश्य सफल होता है। तो मुझे इस बात पे सच में पूरा यकीन हो गया, क्योंकि उसके बाद उसके साथ कभी नहीं घटी इस तरह की घटना। तो मुझे भगवती पे बहुत विश्वास बढ़ गया कि ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आप कवच करके निकलो, माँ भगवती ज़रूर रक्षा करती है। और ये घटना जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये घटना जो है हम मेरी मॉम के गांव में हुई। यानी कि मेरी मदर जब शादी होकर ससुराल गई, ससुराल का गांव, तो वहाँ पर मम्मी की जो फ्रेंड्स थी उन्होंने घटना सुनाई कि हमारे गांव में किसी के साथ ऐसी घटना घटी। जैसे होती है ना कि गांव की भाभी, नई नई शादी हुई मम्मी की, तो बहुत सारी गांव की लड़कियां और भी बहुएँ सब मिलजुल के बैठते हैं कहीं पर और बहुत तरह की बातें गांव के विषय में होती हैं। तो मेरी मॉम बता रही कि तब एक घटना मुझे सुनाई थी। हमारी जो सहेलियां थी, मतलब दगड़िया कहते हैं ना हमारी पहाड़ी भाषा में, कि दगड़े हल सुनाए छाए। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूछा कोई घटना है तो बताओ, तब उन्होंने मुझे घटना बताई। तो घटना ऐसी है कि एक जॉइंट फैमिली थी, जैसे गांव में होती हैं, सास ससुर देवरानी जेठानी फैमिली रहती थी। तो एक फैमिली के साथ ये घटना घटी जिसमें मेन जो रोल है वो है देवरानी और जेठानी का। तो उनका क्या नियम था कि रोज़ सुबह 4 बजे उठ के चक्की में गेहूँ पीसते थे। मतलब गांव में पहले लाइट भी नहीं होती थी और इस तरह की थैलियों का आटा भी बाज़ार में कोई मिलता नहीं था, और गांव में तो कहाँ बाज़ार होते हैं। तो हर परिवार होता था कि वो सुबह 4 बजे उठ के चक्की में कम से कम 4 किलो गेहूँ तो रोज़ पीसना ही पीसना है। और थोड़ा बैकअप प्लान के लिए भी रखते थे कि बाई चांस अचानक कोई आ जाए, ज़्यादा लोग आ जाएँ या कभी नहीं पीस पाए तो कंटर भर के रखना पड़ता था, कंटेनर में गेहूँ पीस के आटा रखना पड़ता था। तो कहने लगी कि उस दिन क्या हुआ कि देवरानी और जेठानी दोनों ही किसी कारणवश सुबह नहीं उठ पाई 4 बजे, मतलब उठ के गेहूँ पीसने के लिए। तो फिर एज़ यूजुअल उन्होंने सुबह जो रूटीन काम होता है, अपना खाना पकाया, नाश्ता पकाया, परिवार वालों को खिलाया, उसके बाद सब लोग खेतों पे चले गए। जब खेतों से आते थे तो आके थोड़ा बहुत, मतलब सुबह दाल बना ली, सब्जी बना ली, रोटियां बना ली, आकर के भी चावल बना लिए। तो इस तरह से आधा काम आके करते थे। तो उसी तरह उन दोनों ने आकर के बाकी का लंच बनाया और सारे परिवार वालों को खिलाया। और दिन तो वो लोग आराम करते थे दिन में थोड़ी देर के लिए। लेकिन उस दिन देवरानी जेठानी से बोली कि दीदी आज तो आराम नहीं कर पाएंगे, आज तो हमने गेहूँ पीसे नहीं है, सुबह शाम के लिए आटा कम पड़ेगा। तो जेठानी के लिए हाँ फिर चलो पीस लेते हैं आटा। तो गेहूँ निकाले गए। दोनों जो थी देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहती थी, और एक जना गेहूँ डालता रहता था। चक्की होती है ना, चक्की के बीच में एक होल होता है, उसमें एक जना गेहूँ डालता रहता था, एक जना चक्की घुमाता रहता था। कभी देवरानी ये करती थी, कभी जेठानी करती थी, बारी बारी से इस तरह से गेहूँ पीसते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि गेहूँ पीसते 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 अचानक चक्की के ऊपर एक स्वाड़ा रखा हुआ मिला। स्वाड़ा हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं गुलगुले को, जो फर्मेंटेड आटा होता है उसमें थोड़ा और आटा ऐड करके उसका घोल बना के उसमें चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स, नारियल वगैरह डाल के तल दिया जाता है, तो फूल के वो गुलगुला बन जाता है। तो उसको कहते हैं स्वाड़ा। तो स्वाड़ा रखा होता है चक्की के ऊपर। तो देवरानी जेठानी से बोलने लगी, अच्छा तो दीदी आज तुम स्वाड़ा पकाई, और कहते नहीं बताए कि अच्छा दीदी आज आपने स्वाड़े पकाए और किसी को नहीं बताया, मतलब परिवार में चुपके से बना करके वो यहाँ रख रही है चक्की के ऊपर। तो जेठानी की हंसने लगी, कह रही अच्छा तो तिल पकाए वाला है चोरी चोरी। तो जेठानी कहने लगी देवरानी को कि अच्छा तो तूने पकाया चोरी चोरी, अब खाने के लिए अब निकाल के लाई है यहाँ पर चुपके से। और तब दोनों खी हंसने लगी। देवरानी सोच रही जेठानी ने पकाए स्वाले, और जेठानी सोच रही देवरानी ने पकाए स्वाले। और ये करके दोनों खा भी रही हैं और हंस भी रही हैं। लेकिन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में से किसी ने भी नहीं बनाए। फिर आखिर में थोड़ी देर बाद फिर चक्की घुमाने लगे, फिर देखा एक स्वाला। तो जेठानी बोल लगी देवरानी को कि एक बार मेरे किले नहीं निकलनी छसरा,
एक बार में ही क्यों नहीं रख देती सारे के सारे, एक एक करके क्या रख रही है। देवरानी के लगी, दीदी मजाक तो नहीं कर रहे हो, आपने बनाया है ना, आप छुपा के रख रहे हो, चलो हटो हटो, उठो, चलो दिखाओ टोकरी कहाँ रखी है आपने बगल में। तो जिठानी खड़ी हो गई, उसने कहा देख कहाँ रखी है, मैंने थोड़ा ना बनाया, तूने बनाए होंगे। वो भी खड़ी हो गई, नहीं मैंने तो नहीं बनाया, देखो कहाँ है आसपास टोकरी, कहाँ रखे हैं मैंने। तो दोनों आपस में उलझ गई इसी बात को लेकर के। तो कह रही विद्या कसम, माँ कसम, बच्चों की कसम, मैंने नहीं बनाया। दूसरी भी कह रही विद्या कसम, मैंने भी नहीं बनाया, माँ कसम, मैंने नहीं बनाए। बच्चों की कसम खा रही, सबकी कसम खा ली। तब दोनों को समझ में आया कि भाई ये क्या चक्कर है। दोनों कहे तूने सच में नहीं बनाया? उन्होंने कहा नहीं दीदी सच में नहीं बनाए। तो कह रही ये कौन बनाया? कह रही मैंने सोची आपने बनाए। कह रही मैंने सोचा तूने बनाए। आखिरकार वो अपनी मदर इन लॉ के पास गई कि माँ जी हम लोग ऐसे से पीस रहे थे और ऐसे से हुआ, सारी बात बताई। फिर उन्होंने मतलब पूरे परिवार में फिर बात फैल जाती है। फिर परिवार में क्या, फिर तो पूरे आसपास गांव में सब जगह 2 मिनट में फैलती है बात। फिर उनकी सास गई वहाँ पर, गांव में एक तांत्रिक थे जो कि मतलब साधक टाइप होते हैं गांव में, पुछेरे कहते हैं जिनको, उनके पास गए। तब उन्होंने बोला कि नहीं उस समय आपके घर में कोई एंटिटी है, वो जो उस वही टाइम है उसका, आने का वक्त जो है उसका वो वही टाइम है। और मे भी हो सकता है उसको गुलगुले पसंद होंगे या जो भी उसके पीछे कारण रहा होगा। और वो दोनों देवरानी जेठानी उन्होंने तो खाए भी, वो स्वाले जब रखे हुए थे तो उनकी हो गई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, बुखार, उनको हाई फीवर। और थोड़ा पता चलने के बाद तो फिर साइकोलॉजिकली भी दिमाग में होता ही है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो तब फिर तो बुखार आना बनता ही है भैया, आएगा ही बुखार तो। और डर भी लग गया, और दूसरा तुमने भूत की प्रेत की बनाई हुई चीज़ खा दी। उसके बाद उनका फिर प्रॉपर इलाज हुआ। फिर जो भी कुछ हुआ होगा उनको बुलाया होगा, जो भी जानकार होंगे उन्होंने उस घर का भी इलाज किया और उन दोनों का भी इलाज किया। तो ये घटना उस समय गांव में बहुत मशहूर हुई। और सोचिए आप, इतने सालों बाद मेरी मॉम की जब शादी हुई तब भी गांव में ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इस तरह की आश्चर्यजनक घटनाएं कभी होती हैं तो उनको वही विश्वास कर सकते। और ये जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सुनाई थी, और ये उनके साथ ही घटित हुई थी। तो घटना इस तरह हुई कि शाम का टाइम था और मैं और मेरे फादर इन लॉ बाहर बरामदे में बैठे हुए, गर्मियों का टाइम। घर पे उस समय मेरे ख्याल से मेरी मदर इन लॉ तो कहीं गई हुई थी कीर्तन वगैरह में, और हम लोग मेरे फादर इन लॉ का रिलेशन ऐसा था कि हम बिल्कुल मतलब वो मुझे अपनी बहू नहीं बेटी की तरह से ही मानते थे। बहुत किस्से सुनाते रहते थे मुझे, और हम लोग वो सुना रहे थे मुझे कि आर्मी में जब मैं भूटान में था तो ऐसा हुआ, जब मैं अरुणाचल में था तो ऐसा हुआ, सिक्किम में था तो ऐसा हुआ। तो बहुत किस्से फौज के अपने सुना रहे थे मुझे। और ऐसे किस्से सुनाते सुनाते वो कब घोस्ट स्टोरी सुनाने लग गए वो मुझे पता ही नहीं चला। मतलब ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। तो पिताजी, बोलती हूँ मैं अपने फादर इन लॉ को, तो पिताजी अब तो वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो वो मुझे इस तरह बता रहे थे कि ये घटना तब की है जब वो गांव में थे। मतलब हमारा जो पुश्तैनी गांव है, मेरे फादर इन लॉ का जो गांव है वो लेंसडाउन के पास एक छोटी सी जगह है चमेठा, वहाँ पर है। तो कह रहे ये तब की बात है जब मैं चमेठा में रहते थे। मतलब पिताजी और पिताजी की मदर, वाइफ, और फादर नहीं थे, उनके फादर एक्सपायर हो चुके थे और मेरे ख्याल से एक बेटा भी हो चुका था। तो वो कहते हैं कि मैं उस समय अरुणाचल में या कहीं ऐसे ईस्टर्न स्टेट साइड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है नाम, कि वहाँ पोस्टेड था। और 2 महीने की छुट्टी में मैं घर आ रहा था। मतलब फौजियों को मिलती है ना, या 3 महीने की छुट्टी या 1.5 महीने की छुट्टी, इस तरह से लंबी छुट्टी लेकर के आते हैं क्योंकि साल में एक आधी बारी छुट्टी मिलती है। तो कहने लगे मैं कोटद्वार तक बस में आया, कोटद्वार से दुगड्डा में कोई दूसरी बस बदली या जीप में आया, और वहाँ से फिर मुझे कोई दूसरा वाहन मिला जिसने मुझे गांव से बहुत दूर ड्रॉप कर दिया। तो कहने लगे अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो कहने लगे मुझे डर भी लगने लगा। एक तो गांव में बाघ का सबसे ज़्यादा डर होता है। रोड पे चल रहे हैं, ऊपर की तरफ से, पहाड़ी की तरफ से आके अचानक झपट जाता है। तो कहने लगे, मैं सोचा तो भगवान कोई मिल जाए। मतलब हमारे गाँव में जो इष्ट देव हैं उनको मैं अपने मन ही मन याद कर रहा था कि ये डोंटियाल महादेव किसी को बेच दे। बहुत मतलब भार भी है, साथ में एक बक्सा है अपने, और पिट्ठू है, बिस्तर बंद होता था फौजियों का। और गांव में तब
इक्का दुक्का घरों में, कहीं लाइट तो खैर होती ही नहीं थी ना, कहीं इक्का दुक्का घरों में कहीं कोई बल्ब जल रहा हो या कोई दिया जल रहा हो या कुछ कोई लैंप जल रहा हो तो उसकी रोशनी कहीं दूर कहीं नज़र आ जाती थी, वरना तो बिल्कुल अंधकार, बिल्कुल अंधकार में ऐसे चले जा रहा हूँ मैं। कह रही हूँ हो सकता है उनके हाथ में टॉर्च वगैरह रही होगी, क्योंकि पता ही रहता है कि गाँव जाना है तो अंधेरा ही होगा रास्ते में। तो कहने लगे थोड़ी दूर आगे चलने पर मैं देखा कि एक आदमी दीवार के सहारे खड़ा है। तो कहने मैंने सोचा कोई खड़ा होगा मतलब यूरिनेट करने के लिए दीवार के सहारे। मतलब पहाड़, एक तरफ तो खाई हो गई, एक तरफ सड़क हो गई और एक तरफ पहाड़ हो गई। हमारे ढीस कहते हैं कि ढीस एक साइड कोई दिखे आमित है, मतलब पहाड़ी की तरफ। तो कहने लगे कि उसने खुद ही मेरे से बात करना शुरू किया, भाई साहब अच्छा कब बटे कहाँ चोइत कराती कि कहाँ से आ रहे हो। तो उन्होंने बताया, मतलब पूरी बातचीत शुरू हो गई कि मैं फ़ौजी हूँ और छुट्टी आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे आप कौन सी बटालियन में? मैं भी फ़ौजी हूँ और मैं भी छुट्टी घर आया हुआ हूँ। तो बताइए कहने लगे अरे अच्छा कौन सी बटालियन में, कौन सा घर है, कहाँ गाँव है, मतलब फुल वो अपनी बातें करते करते अपने चले जा रहे थे। और गाँव आ गया। गांव से फिर थोड़ी सी चढ़ाई थी, मतलब ज़्यादा नहीं है, सड़क से चढ़ाई हमारे गांव की मुश्किल से 15 मिनट की चढ़ाई होगी। अगर सामान भी है तो 15 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे ऊपर चढ़ने में। तो आधे रास्ते तक करे वो आया, फिर उसने कहा कि भाई साहब अच्छा यहाँ तक मैंने आपको छोड़ दिया, अब मैं चलता हूँ। पिताजी ने कहा कि चलो चलो भाई ऊपर घर चलो। तो कहने नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, आप जाओ, यहीं तक है मेरा छोड़ने का। तो कहने लगे कि मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने ऐसे मुड़ के पीछे देखा तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। तो मैंने सोचा कि इतनी जल्दी ये नीचे कैसे पहुंच गया सड़क पे। तो फिर मैंने मन में सोचा कि खेत वेत में इस तरफ को चला गया होगा, वो टॉयलेट पे गया होगा शायद। कहने लगे मैं घर आ गया ऊपर और वही माँ जी ने चाय वाय बना के दी होगी, हमारी मदर इन लॉ ने। तो फिर होता है ना लेडीज़ में सब पूछते हैं कहाँ तक आए, किस बस ने छोड़ा, कहाँ से फिर पैदल आ रहे हो, कितना सामान था, दिक्कत तो नहीं हुई कुछ। तो ये सब बातें पूछते पूछते वो अपनी मदर को बता रहे थे कि ना कोई परेशानी नहीं हुई, रास्ते में मुझे एक आदमी मिल गया था और सामान उसने उठा लिया मेरा और वहीं तक छोड़ा मुझे उसने। तो उनकी मदर कहने लगी कौन से गांव का कौन आदमी था। तो उन्होंने फुल डिटेल्स बताई कि फलाना आदमी ये नाम है उसका और उस गाँव का है और फौज में है और सब कुछ बताई, मतलब पूरी डिटेल। तो उनकी मदर इन लॉ, मतलब फादर की जो, मेरे फादर इन लॉ की जो मदर थी, तो वो सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा हाँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ उस परिवार को। तो वो लड़का तो बहुत पहले छा फौजम और वो तो फलाने लड़ाई में मुर गया छा, भाई शहीद हुआ छा। तो वो तो बताने लगी कि अच्छा उस परिवार का लड़का वो तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह, वो तो पता नहीं कौन सी वॉर थी उसमें शहीद हुआ था वो। तो पिताई कहने लगे जैसे ही मैंने ऐसे सुनना था कि मेरे तो पूरे बॉडी में सिहरन उठ गई। मैंने कहा जिससे मैं इतनी देर से बात कर रहा था, जो मुझे इतने अच्छे ढंग से मिल के इतने अच्छे ढंग से मेरी हेल्प की उसने, वो कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और था, कोई और एंटिटी थी, कोई घोस्ट था मतलब वो। फिर तो गांव में आसपास पास पास ही हैं गांव में, वहाँ सारे घर, सबको बात फैल गई। सुबह तक तो सारे सभी लोगों को पता चल चुकी थी। फिर वो एक जने ने बताई, फिर दूसरे ने बताई, हाँ फलाने को भी नज़र आया था, उसको भी नज़र आया था, तीसरे को भी नज़र आया था। तो अल्टीमेटली ये नतीजा निकला बात का कि वो बहुत लोगों को दिखाई देता था और लेकिन उसने आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं किया, मतलब हमेशा दिखा और उसने मदद की। तो मेरे फादर इन लॉ को फिर हल्का सा फीवर भी हो गया था, लेकिन वो थोड़े हिम्मत वाले थे और तो उनको कोई ऐसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो हल्का सा महामारी, उनकी मदर इन लॉ ने कोई मदर ने कोई उतारा वगैरह किया होगा, जो घर में मिर्चें वगैरह नमक का कर देते हैं ना घर में, उस तरह से उन्होंने किया। लेकिन वो कह रहे मुझे ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, मैं ठीक था। तो ये घटना सुनने के बाद मुझे लगा कि मैंने कहा जितनी भी मैंने आज तक घोस्ट स्टोरी सुनी है और जिसमें कोई आर्मी का पर्सनल इन्वॉल्व था, जिसमें कोई आर्मी वाले का भूत था या कोई एंटिटी थी आर्मी से रिलेटेड कोई आदमी की, तो उसने आज तक ना कभी किसी का नुकसान नहीं किया। हमेशा आर्मी वाले जो है वो मदद ही करते रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि इससे ये साबित होता है कि अपने लाइफ टाइम में हम जो करते हैं, किसी की मदद करते हैं, यानी कि जो हमारा नेचर होता है, मन का जो स्वभाव होता है, मन की जो प्रवृत्ति होती है, मरने के बाद भी हमारा मन वही रहता है। हम वही काम करते हैं जो हमने जीते जी किए। जीते जिए झूठ फरेब मक्कारी की, किसी को तंग किया, तो मरने के बाद भी वो सोल वही करेगी। और क्योंकि वो फौजी था, वो अपने सारी जीवन भर उसका तो जीवन का उद्देश्य ही मदद करना था, सेवा ही था, तो वो आज भी सेवा ही करता रहा मरने के बाद भी। तो इन घटनाओं से हमें समझ में आता है प्रकृति के नियम,
जो हमारे जीवन काल में कैसे काम करते हैं और हमारे मृत्यु के पश्चात भी कैसे काम करती है प्रकृति, यह हमें समझ में आता है। तो बाकी हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इन घटनाओं को किस ढंग से लेते हैं।